नमस्कार बच्चों, नमस्कार, नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीता लोधी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो बच्चों जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। बच्चों आज हम प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं आपके सामने। कक्षा 12 2023 का इसका पेपर लेके आए हैं। 2023 का बच्चों पेपर लेके आए हैं और आप लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। जल्दी से जल्दी देख लीजिए, देख लीजिए, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं डॉक्टर विनीता लोधी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में प्रश्न पत्र को हल करेंगे 2023 का। ठीक है बच्चों, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है इस चीज को और रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या अच्छे से देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कक्षा 12 कक्षा 12 प्रश्न पत्र की ओर चल रहे हैं। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी गर्मी करेगी बताइए? तो किसकी गर्मी गर्मी करेगी? पैसे की गर्मी। किसकी गर्मी करेगी? पैसे की गर्मी। ठीक है बच्चों, तो किसकी गर्मी? किसकी गर्मी? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती? किसकी गर्मी? तो पैसे की गर्मी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है क्वेश्चन है सेकंड। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। कहाँ ले गया? लेखक अपने माँ को कहाँ ले गया? तो दत्ताजी राव के यहाँ ले गया। कहाँ ले गया? दत्ताजी राव के यहाँ ले गया। ठीक है बच्चों, आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गए? तो दत्ताजी राव के यहाँ ले गए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द क्या है? पर्यवेक्षक है, अनुबंध है, नाभिक है कि तदर्थ है? तो क्या है बताइए विज्ञान से संबंधित? तो नाभिक है। क्या है? नाभिक। ये तो आपको अवगत ही है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्द से काव्य की शोभा बढ़ेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? शब्दालंकार। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे यहाँ पे? शब्दालंकार। हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम ही होगा। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? क्या करती बताइए? माँ अपने बच्चों को क्या करती है? तो कपड़े पहनाती है। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हुए, ऑप्शन क्वेश्चन वाले। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है बच्चों, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में देख रहे हैं हम। लुट्ठन के माता पिता उसे डैश डैश में ही अनाथ बनाकर चले गए। लुट्ठन के माता पिता, तो क्या आएगा इसमें आंसर? 9 वर्ष की उम्र में। क्या आएगा? 9 वर्ष की उम्र में। 9 वर्ष की उम्र में लुट्ठन के माता पिता उसे खालिस्तानी डैश डैश में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो 9 वर्ष की उम्र में ही क्या चले गए थे? अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है बच्चों, अब है
रीति डैश डैश रीति काल में वीर रस के कवि हुए, वीर रस के कवि हुए। तो वीर रस के कवि कौन होते हैं? तो हमारे वीर रस के कवि कौन है? भूषण कवि है। हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? भूषण, भूषण। ठीक है बच्चों, खेत की तुलना डैश डैश की गई है। खेत की तुलना किससे की गई है बताइए? खेत की तुलना बताइए किससे की गई है? तो कागज के पन्ने से की गई है। किससे की गई है? कागज के पन्ने से की गई है। ठीक है बच्चों, खेत की तुलना किससे की गई है? तो कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डैश डैश जाने की रीति अपनाई। किसकी रीति अपनाई? बताइए, रीति किसकी अपनाई है? तो बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई है। बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई है। ठीक है बच्चों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, सरल वाक्य। एक उद्देश्य होता है जिसमें और एक विधेय होता है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाएगी तो हम उससे क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रिक, यानी मात्रा से संबंधित है इसलिए मात्रिक छंद है। ठीक है, और यदि वर्णों से संबंधित रहेगी तो वार्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, संवाद लिखते समय डैश डैश गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है बताइए? संवाद लिखते समय लेखक। क्या होता है संवाद लिखते समय? लेखक, लेखक क्या हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है। ठीक है, लेखक गायब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको? ये वाला, ये क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति वाला समझ में आया है क्या? बोलिए यस और नो। यस, ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है सही जोड़ी का मिलान करना है। चित्रकार, संपादकीय पृष्ठ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, छायावाद के प्रवर्तक। याद दिया अखबार की आवाज, चितेरा, जयशंकर प्रसाद और भक्ति काल। यहां से हम देख लेते हैं चित्रकार। चित्रकार क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज हो जाएगा। संपादकीय पृष्ठ क्या हो जाएगा? अखबार की आवाज हो जाएगा। अब चित्रकार, यहाँ पे और दो है हमारे, देख लेते हैं। मस्ती का संदेश और चौपाई छंद। आप चौपाई छंद तो आपको मालूम ही है, 16 मात्राएं होती है। और मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अब यहाँ पे क्या बचा था हमारा? चित्रकार, तो चित्रकार कैसा होता है? चितेरा होता है। चित्रकार कैसा होता है? चितेरा। ठीक है, तो चित्रकार से चितेरा मिल जाएगा। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज होती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। छायावाद के प्रवर्तक, और छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो देख लीजिए। स्तंभ, निराला, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, निराला, पंत, प्रसाद। अब आपको मालूम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और ये सुमित्रा नंदन पंत है, और ये जयशंकर प्रसाद है, और महादेवी वर्मा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें है, ये 4 स्तंभ है। अब यहाँ प्रवर्तक की बात आई इसलिए हमने स्तंभ को भी बता दिया। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गई होगी जहां तक। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। मस्ती का संदेश किसने दिया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया था। ठीक है बच्चों,
अब है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई बिल्कुल दे रहा है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? चंद्रगुप्त बताइए किसकी नाट्य रचना है ये, बताइएगा। चंद्रगुप्त है हमारे जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। चंद्रगुप्त ये नाट्य रचना है। अब है कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो क्या बताया है? लाल खड़िया चाक। क्या मलने की बात कही गई है? लाल खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक, इसकी बात कही गई है स्लेट पर कि लाल खड़ी है, उसको चाक को मलने की बात कही गई है। सोठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? किस छंद का उल्टा होता है बताइए? तो ये होता है दोहा छंद का। दोहा छंद का उल्टा होता है, ठीक है। सोठा ऐसा वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मुहावरा। क्या कहलाता है? मुहावरा। मुहावरा, ठीक है बच्चों। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? रेडियो नाटकों में किससे होती है? तो ध्वनि संवादों के माध्यम से होती है। रेडियो में नाटकों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो ध्वनि या संवादों के माध्यम से, ठीक है। ध्वनि व या ध्वनि व ध्वनि संवादों के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो रेडियो नाटक जो होते हैं उसमें हम पात्र की पहचान कैसे करेंगे? तो पात्र की पहचान करेंगे हम उनके ध्वनि, उनकी आवाज, उनके संवाद के माध्यम से हम उनकी पहचान करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए गए हैं? कौन कौन से फल उगाए गए हैं? तो खजूर और अंगूर है। अंगूर और खजूर, अंगूर और खजूर क्या हुए हैं? उगाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? किसकी आवाज मृत गांव में, यानी जो गांव था मृत, उसको बता दिया गया है, घोषित किया गया है। तो मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, किसकी आवाज थी ये थी? तो ये थी पहलवान की ढोलक की आवाज। पहलवान की ढोलक की आवाज। पहलवान की ढोलक की आवाज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य असत्य किस पे चल रहे हैं हम? सत्य असत्य पे, ठीक है बच्चों। अब है ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ठीक है बच्चों। अब है सत्य असत्य देखना है हम। सत्य असत्य देखना है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्ठन सिंह पहलवान था। शेर के बच्चे का क्या नाम था बताइए? तो ये लुट्ठन सिंह था। क्या बात ये सही है? तो ये बात बिल्कुल ही असत्य है। क्या है ये? असत्य है, ठीक है। क्या बोलेंगे? असत्य। सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बताइए क्या अच्छे से पढ़ाते थे?
तो यस, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। बताइए, यस, क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है। राष्ट्रभाषा हमारी संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। शब्द शक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मालूम है कौन-कौन सी है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है बच्चों? शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो यस, ये तो बिल्कुल ही सही है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। हार कर बात को, यानी क्या बताया यहाँ पे कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल ही सही है। कवि ने ऐसा ही किया है। कवि ने ऐसा ही किया है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन पेपर दे दिया है बच्चों। ये क्या दिया है हमने? क्वेश्चन पेपर। क्या दिया है? क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको? इसका सॉल्व पेपर देंगे, सॉल्व। ठीक है? ये सॉल्व पेपर है। यहाँ 10 आपका, जैसे ये वीर रस किसे कहते हैं, कविता, छंद की परिभाषा, संध्या, अलंकार, तकनीकी शब्द, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। यहाँ शुद्ध करके लिखना है, वाक्य में परिवर्तन करके लिखना है। और यहाँ खेत में कौन सा बीज बोया गया है, ये तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है कि नहीं। शमशेर बहादुर सिंह। संसार के में कष्टों को सहते हुए खुशी मस्ती का माहौल कैसे पैदा होता है। लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन कौन गए थे, ये चीजें भी। और ये अपठित पद्यांश है, और इसका फिर आपको शीर्षक लिखना है, पद्यांश का सारांश लिखना है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? ये मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया है। ये भी आपका ये अपठित गद्यांश ही है। और यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन तुलसीदास का परिचय दिया है, साहित्यिक परिचय या काव्यगत परिचय, जिसमें 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष है। भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान है। फणीश्वर नाथ रेणु धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ कवि का परिचय आ गया, ये कवि परिचय और ये लेखक परिचय। ठीक है? हाँ। अब है भाव विस्तार। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसको हमें भाव विस्तार देना है। भाव विस्तार मतलब उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है? क्रिकेट के खेल के विषय पर 2 मित्रों के बीच जो संवाद होता है, वो संवाद को लिखना है। या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये, दोनों नहीं करना है, कोई एक, सिर्फ कोई एक। ठीक है? अब है निबंध दे दिया है। पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी अनुशासन, राष्ट्रीय एकता अखंडता, इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इस प्रकार से आपको जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको अच्छे से बनता है। और निबंध लिखने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि नया पेज का यूज करते हैं, और नया पेज का टाइटल लिखते हैं, और फिर रूपरेखा लिखते हैं, और रूपरेखा लिख करके उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ये 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखें निबंध लिखते समय। अब है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है? अब है 22वां क्वेश्चन जो है, ये गद्यांश है। गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। कोई 2 है तो 1 करना है। और ये क्वेश्चन है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश, जिलाधीश यानी कलेक्टर महोदय को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है? ध्वनि विस्तारक मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वॉइस, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये औपचारिक पत्र लिखना पड़ेगा। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखना है। ये अनौपचारिक पत्र हो गया, ये औपचारिक पत्र हो गया। ठीक है बच्चों? इस प्रकार से आपको देखना है। अब है यहां से हमारा क्वेश्चन को हमने
आंसर दिया है क्वेश्चन के। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? यदि जेब का भरा है, जेब हमारा भरा है और मन खाली है, तो क्या दशा होती है? तो जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, मन किसी की नहीं मानता। वह चाहता है यह भी ले लूं, वह भी ले लूं। क्या करता है? यानी जेब भरा है, मन खाली है, तो मन ये चाहता है कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं। सभी सामान आवश्यक और आरामदायक मालूम होता है। जेब भरा रहने से लगता है कि सभी चीजें हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के द्वारा राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही बाजे बजने लगे। यानी कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिल गई राजा से, तो क्या होने लगा? बाजा बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। दर्शकों में जो ऑडियंस थे, उनमें क्या हो गई? अंदर से उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, ऐसा बोलने लगे और दुकानदार दुकान बंद करने लगे। इस प्रकार से इसका आंसर हमें लिखना है। अब है, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है, इसको देख लेते हैं। शिरीष का फूल बसंत ऋतु में खिलना शुरू होता है, बसंत में, ठीक है। परंतु वह अपना सौंदर्य जेठ की जलती धूप में, जेठ की जो जलती धूप है, जो तीव्र रहती धूप उस समय में, जबकि धरित्री निर निर्धूम अग्नि कुंड में कुंड बनी होती है। यानी क्या बोल रहा है कि बसंत ऋतु में खिलना शुरू होता है कौन? शिरीष का फूल। परंतु वह अपना सौंदर्य जेठ की जलती धूप में, जबकि धरती है, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी होती है। यानी जो धरती है वो कैसे अग्निकुंड बनी होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज तीव्र गति रहती है, धूप और का एकदम प्रचंड रहती धूप, तो ये अग्निकुंड से बनी रहती, बिखेरता है। शिरीष नीचे से ऊपर तक खिलकर सबको अपना सौंदर्य प्रदान करता है। शिरीष जो है नीचे से लेकर ऊपर तक के खिल करके सबको अपना सौंदर्य प्रदान करता है। उसका मन रमता है तो आषाढ़ भादो तक खिलता है। उसका मन रमता है तो आषाढ़ भादो तक खिलता है। उमस में जब प्राण उबलते हैं, लू से हृदय सूखता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत के समान जीवन की अजेयता का मंत्र देता है, साथ ही सौंदर्य भी प्रदान करता है। ये है शिरीष के फूल की, शिरीष का पेड़ या शिरीष के पेड़ की विशेषता है कि शिरीष जो है, शिरीष का पेड़ जो है, वो गर्मी, जो प्रचंड गर्मी रहती है, धरती जब अग्निकुंड सी बन जाती है, तब शिरीष का फूल जो है वो अपनी सौंदर्यता को बिखेरता है। ये चीजें यहाँ पे हमें बतानी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्ति के मध्य किस संबंध को नकारा है? किस संबंध को नकारा है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है महादेवी वर्मा स्वयं व भक्ति के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है, क्योंकि वह भक्ति से क्या है, असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से हटा नहीं सकती और भक्ति भी उन्हें छोड़ नहीं सकती। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में संबंध को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों, किसके किसके संबंध है? महादेव वर्मा के मध्य और भक्ति में। ठीक है, ये महादेव वर्मा और भक्ति के मध्य की बात है। अब ये रोटेट हो गया, एक मिनट बच्चों। माइंड में ब्राउजर,
चलिए क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। मुआवजे मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो हम उसको फिर देख लेते हैं बाद में। ठीक है बच्चों, बाद में देख लेंगे इसको। मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं हैं? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं देख लेते हैं। सड़कों के दोनों ओर, सड़कों के दोनों ओर, सड़कों के दोनों ओर क्या हो रहा था? सड़कों के दोनों ओर मकान है। क्या है? सड़कों के दोनों ओर मकान है। सड़कों के क्या है? दोनों ओर मकान होते हैं। परंतु सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ पिछला भाग है। घर की सामने की दीवार में मुख्य द्वार होता है। घर के सामने की द्वार में मुख्य द्वार होता है। क्या होता है? मुख्य द्वार हो रहा है। ठीक है, मुख्य द्वार। कोई खिड़की नहीं है यहाँ पे, कोई खिड़की नहीं थी। खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर हो। बड़े घरों के भीतर, बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बड़े बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। घर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। एक कतार में बने थे। इसकी शैली वास्तु शैली यानी जो घर बनाने की जो शैली है लगभग एक सी थी। मुखिया का घर 2 आंगन वाला होता था। एक बड़ा घर भी है जो शायद उपासना केंद्र होगा। वह 2 मंजिला था। बड़े घरों में छोटे कमरे भी थे। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है, पर सीढ़ियां नहीं है। खिड़की दरवाजों पर क्या है? छज्जों के निशान है। निशान नहीं थे, छज्जों के निशान नहीं थे। दूसरी मंजिल शायद शाह तीरों पर बनाई जाती थी। यहाँ के घर राजस्थान के जैसलमेर के घरों के जैसे है, जैसलमेर के घरों के जैसे है। ये है यहाँ के घरों की विशेषताएं। तो आपको घरों के बारे में मालूम ही है कि हम घर में रहते हैं और घर में अब वहां की स्थिति किस प्रकार की थी, वहां के घर कैसे थे, क्योंकि सब जगह अपने अपने एरिया, स्थान और प्रदेश के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे असम में जाएंगे तो वहां का घर अलग होगा, कश्मीर में जाएंगे वहां का घर अलग होगा, राजस्थान में जाएंगे वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर मकान बने होते हैं। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो के समय की बात है कि यहाँ पे मकानों की क्या विशेषताएं रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब है नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन द्वारा छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। अब गुण को बताना है कि ये नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के द्वारा छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो देख लेते हैं गुण। छात्रों में मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है। छात्रों में मौलिक अभिव्यक्ति यानी वो मूल रूप से अपने भाव को अभिव्यक्त कर सके, ये गुण पनपता है, बढ़ता है। छात्रों में विचारों में तर्कशीलता आती है। क्या आती? विचारों में तर्कशीलता आती है। लेखन में बुद्धि कौशल का विकास होता है। लेखन में किसका विकास होता है? बुद्धि कौशल का। किसका? बुद्धि कौशल का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है लेखन में या नए प्रत्याशित विषय के लेखन में किस प्रकार से गुणों का विकास होता है। ठीक है बच्चों। अब फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? ये क्वेश्चन बेटा बहुत जल्दी फास्ट में हमने ये किया है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे आपको। ठीक है,
अच्छा, इसका आंसर इसी में है पर दूसरे पेज पे है। ठीक है, तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा और अभिनेताओं की भाव भंगिमा से प्रभावशील बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? रंगमंच मतलब स्टेज। ठीक है, तो दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को प्रकाश यानी लाइटिंग की व्यवस्था, साज सज्जा और आउटसाइड का डेकोरेशन और अभिनेता मतलब जो नायक नायिका रहते हैं उनकी भाव भंगिमाओं से इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है या जाता है। अब है वीर रस की परिभाषा उदाहरण दिया है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि वीर रस की परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो वीर रस के लक्षण आ सकता है या ये परिभाषा देना है और उदाहरण सहित देना है, ये भी पूछा जाता है। तो भावुक के हृदय में जब उत्साह, स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां वीर रस का परिपाक होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जब सहृदय के हृदय में उत्साह भाव, स्थायी भाव, संचारी विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब क्या होता है? तब वहां वीर रस का परिपाक होता है। क्या होता है? वीर रस का परिपाक होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब है आपको वीर रस की आप उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं। वीरता से संबंधित सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब है संदेह अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सही देना है। तो संदेह अलंकार में क्या लिखेंगे आप? संदेह अलंकार में संदेह अलंकार है जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण, इसका रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि यह वही वस्तु है, निश्चय न हो कि यह वही वस्तु है। इसके आधार पे रूप, रंग और गुण के द्वारा की समानता के कारण किसी वस्तु को देख करके यह निश्चय करना क्या हो जाता है? निश्चय करना नहीं कर पाते निश्चय हम, है ना? तो यह कि यही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है, यानी संदेह हो जाता है। ठीक है, संदेह हो रहा है ना कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे, निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि वास्तव में यही वस्तु है कि नहीं है, तो वहां पे हमको संदेह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि यह वही वस्तु है। वो वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। अंत तक की क्या रहता है? संशय बना रहता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी। ये हो गया आपका संदेह अलंकार। यानी रूप, रंग और गुण की समानता के आधार पे यदि किसी वस्तु में निश्चय ना हो, किसी वस्तु पर निश्चय ना हो कि यह वही वस्तु है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब कवित्व छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित देना है। कवित्व छंद की परिभाषा, कवित्व छंद की परिभाषा देना है। वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। 16 और 15 पे क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब विराम, है ना? यति। और हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, अंतिम वर्ण। यानी 16 और 15 पर वर्णों पर यति होती है। यति जो है आपको मालूम है, सुधी भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर
गुआलीनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी, आवन तबे लगी, उजकी उजकी पदकंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हम हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन लगे कहन सबे लगी। इस प्रकार से कवित्त छंद की आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिधा। आपको क्वेश्चन ये वाला आया है 2023 में, तो हमने साथ में 2-3 चीजें भी और दे दिया है, अभिधा अभिलक्षणा और व्यंजना तीनों दे दिया है। तो आपको लक्षणा की सब परिभाषा पढ़ लीजिए आप। ठीक है। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, यानी पढ़ना तो ये भी है क्योंकि परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये वाली हमको, अब हम ये 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, मुख्य अर्थ हमें डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है, उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पे अन्य अर्थ लक्षित कराने वाली, रूढ़ि एवं प्रयोजन के आधार पे, रूढ़ि एवं प्रयोजन के आधार पे अन्य अर्थ लक्षित कराने वाली शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मोहन तो शेर है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, भाव नहीं निकल रहा है कि मोहन तो शेर है, तो शेर, मोहन एक लड़का है और शेर तो एक जानवर है। तो यहाँ पे उसका लक्षण बताया गया कि मोहन जो है शेर के समान है, यानी वीर है, साहसी है। ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ में बाधा आ गई है, मुख्य अर्थ में क्या आ गई है, बाधा आ गई। ठीक है बच्चों। जब यहाँ अब अभिधा के बारे में देख लीजिए, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा से होता है। परंपरागत रूप में प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, अभिधा कहलाती है। जैसे श्याम का अर्थ तक का काला होता है, यानी डायरेक्ट जो चीजें हमारे मन मस्तिष्क में सीधे सीधे उसका भाव ग्रहण हो जाता है। व्यंजना, जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता है, किससे, इससे और इससे अर्थ व्यक्त नहीं होता है, तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंगार्थ निकलता है। जैसे गंगा में घर है, गंगा में घर है, तो अब गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट हो रही है, यहाँ पे दूसरा ही अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा ये शब्द शक्ति हो गई। अब है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। तो किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है। क्या होता है, उस विषय की चर्चा के लिए होता है। ठीक है बच्चों। तो उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, तकनीकी शब्द। अरे किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उस विषय से संबंधित चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाता है। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। मान लो आपको यहां से ये हटा दिया जाए और यहाँ लिखा जाए पारिभाषिक, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, पारिभाषिक। ठीक है। तो आपको ये वाली चीजें मालूम होनी चाहिए कि तकनीकी शब्द ही पारिभाषिक शब्द है। ठीक है बच्चों। वास्तव में तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। उदाहरण में जैसे भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त शब्द जैसे गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति। धार्मिक कृत्यों में जैसे कर्मकांड प्रयुक्त होते हैं, यज्ञ, जप, आसन, कर्म, संकल्प। ये सब चीज जो है तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं या उस विषय से संबंधित। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं देख लीजिएगा। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखना है। राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, संविधान में मान्यता प्राप्त होती है। देश की अन्य भाषाओं से इसका घनिष्ठ संबंध
होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? विकसित होती है। अन्य देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। देश की अन्य भाषाओं से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? देख लेते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इसके बारे में देख लेते हैं। कवि ने कौन सा बीज बोया था? कवि उमाशंकर जोशी ने अपने कागज रूपी चौकोर खेत में विचार रूपी शब्द बीज बोया था। यह बीज भावनात्मक आवेग अंधड़ के आने पर बोया गया, जो कल्पना के रसायनों से अंकुरित होकर के कविता के रूप में विकसित होता है। यानी शब्द रूपी बीज, या शब्द रूपी नहीं, विचार रूपी बीज, विचार रूपी शब्द, विचार रूपी शब्द बीज है। ठीक है, विचार रूपी शब्द बीज बोया था। ये वाले वर्ड को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये वाले विचार रूपी शब्द बीज बोया था। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? इसका आंसर हमने बता दिया अभी। शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि के महत्वपूर्ण कवि है? तो दूसरे तार सप्तक के, ठीक है, सेकंड तार सप्तक के सप्तक, ठीक है, या प्रयोगवाद भी बोल सकते हैं। नई कविता के भी कवि इन्हें ही माना जाता है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो सुख और दुख, लाभ हानि, आनंद कष्ट एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना एक अनुभव हुए दूसरे की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। जीवन पथ पर चलते चलते मिलने वाले कष्ट रूपी शूलों के बाद भी मानव अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से, जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे कर पाता है। यानी जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, कभी दुख कभी सुख आता है, तो दुख के समय व्यक्ति अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रण करता है, उसको चीज को यहाँ पे बताया गया है। यदि मनुष्य स्वयं भी आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कष्टों को जीवन का एक हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है, तो न सिर्फ कष्टों की तीव्रता और उनका प्रभाव कम हो जाता है, अपितु वह खुशी और मस्ती के साथ उन कष्टदायक दिनों को सफलतापूर्वक निकाल सकता है। इस प्रकार से कष्ट आने पर मानव को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? हम्म, संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए पवन पुत्र हनुमान गए थे। अब है, ये आपका अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, शीर्षक नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है? गद्यांश का सार लिखना है। सार में मतलब 1/3 लिखना होता है, और इसका बस सरल शब्दों में लिखना है कि क्या बताया गया है इसमें। ठीक है। हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। हास्य का जादू इतना प्रभावशील होता है कि वह छूत के रोग की तरह चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकार से उसको समझना है बेटा, बहुत ज्यादा उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको एक दो बार रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उसके भाव समझ में आ जाएंगे। ठीक है।
जैसे शीर्षक हमने दे दिया, आंसर तो दे ही दिया है। हंसना जरूरी है। जैसे हास्य व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। सार इसका दिया है, सार 1/3 आता है इसका, ठीक है, 1/3। आज जीवन भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा वाले जीवन मनुष्य को नित्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका चिड़चिड़ा एवं जीवन के प्रति निराश हो उठना स्वाभाविक ही है। ठीक है, इस टाइप से आपको इसका सार लिखना है। अब ये पद्यांश है, पद्यांश में भी आपका गद्यांश और पद्यांश आता है, तो आपको जो उचित लग रहा है, जो ठीक लग रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये अथवा में रहता है, क्या रहता है, ये अथवा में रहता है। ठीक है बच्चों। अब घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है। तो ये आपको पद दिया गया है, पद का शीर्षक देखना है, पद्यांश का सारांश लिखना है, और स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है, इसका आंसर देना है। तो शीर्षक है निषिद्ध का दिया, प्रस्तुत में आपको इसका भावार्थ लिखना है, या सार लिखना है, या अर्थ का हो, जैसा भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखना है। अब परिचय देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय है। तो परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है, दो रचनाएं, क्या लिखना होता है, दो रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय, ठीक है बच्चों। हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक, मान लो पूछ लिया कि हालावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर को 1907 में क्या हुआ, इनका इलाहाबाद प्रयाग में इनका ये साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव साहित्यिक रुचि संपन्न व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे साहित्य में। माता जी इनकी सरस्वती देवी थी, और ये धार्मिक संस्कार वाली थी। बच्चन जी ने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। क्या थी शिक्षा प्राप्त की, कहाँ, प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एवं एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1954 में आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के वक्ता हो गए। इसके पश्चात आपने आकाशवाणी में कार्य किया। विदेशी विभाग में आपकी नियुक्ति हुई। फिर आपने वहीं से अवकाश ग्रहण किया, और 1966 में आपका राज्यसभा के सदस्य होने का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। हरिवंश राय बच्चन 1969 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया है इनको। इसके अतिरिक्त बच्चन जी की कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। सरस्वती सम्मान, नेहरू अवार्ड और लोर्ड्स अवार्ड आदि। ठीक है, 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका क्या हुआ, निधन हुआ। ठीक है, रचनाएं देख लीजिए इसके, इनकी। ठीक है, रचनाएं देख लेते हैं इनकी। जैसे रचनाएं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगी। तो इनमें से जो है इनकी मेन मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश, निशा निमंत्रण भी है। ये इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। तो रचनाओं को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रचनाओं से भी क्वेश्चन तो आता ही है कि रचनाएं, दो रचनाएं लिखिए, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। आत्मकथा, कुल चार ही इन्होंने चार आत्मकथा लिखी, और चार ही इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है बच्चों, तो क्या 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 था, क्या भूलू क्या याद करूं 1969 में। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद, मैकमेथ जनगीता हेमलेट की
हेमलेट, डायरी, प्रवासी की डायरी, 1971। बच्चन जी का दूसरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली था और इनका भाव पक्ष देख लीजिएगा। तो बच्चों हम ये क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो ये आपका हुआ हरिवंश राय का रचनाएं। ठीक है बच्चों, ये रचनाएं हो गया। अब ये भाव पक्ष में देख लीजिएगा। भाव पक्ष तो हालावादी दर्शन के थे, तो मालूम है आपको। प्रवर्तक हमने जो पढ़ा आप सामने, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी, मधुशाला में फारसी के मध्ययुगीन कवि उमर खयाम के मस्तानापन है। मधुशाला में क्या हुआ है? उमर खयाम का मस्तानापन है। उमर खयाम का मस्तानापन है। ठीक है बच्चों, इसमें अब नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं हम। रहस्यवादी भावना, रहस्यवादी रहस्यवादी भावना देखना है इसमें। रहस्यवादी भावना रही है इनके इसमें। प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना, व्यक्तिकता, प्रेरणा प्रद रचनाकार। कला पक्ष में इनकी भाषा के बारे में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया इन्होंने, और तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। सीधी सादी जीवन भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। शैली शैली प्रांजल शैली का प्रयोग किया गया है। काव्य प्रेमियों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं ये। ठीक है, इस टाइप से बहुत ज्यादा गीति शैली के भी दर्शन होते हैं। अलंकार योजना और फिर साहित्य में स्थान। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, शुष्क और नीरस विषयों को भी इन्होंने सरस ढंग से प्रस्तुत किया है। छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि है ये। छायावादोत्तर ने बाद के कवि। ठीक है, इस टाइप से इनके साहित्य में स्थान लिखना है। इनके साहित्य का स्थान अद्वितीय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का। बीच में ब्लैंक पेज आपका ये आ गया है, तो गेस को देख लीजिए। आवे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म देख लीजिए। इनका जन्म कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ये स्थान एटा। आत्माराम माता का, माता और पिता का नाम। ठीक है, स्वामी नरहरि दास के क्या थे, इनके गुरु थे। ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको याद ही होगा। ठीक है, रचनाएं देख लीजिए इनकी। इनकी रचनाएं देख लीजिए। दोहावली, कवितावली, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, अभी इनकी जो भाव पक्ष है, रामचरित्र प्रधानता, भक्ति भावना, लोक मंगल की भावना, समन्वय की भावना, ये अब हम बता दे रहे हैं इसको। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध ये रेणु जी का आ गया। फणीश्वरनाथ रेणु का। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में, ये आंचलिक विधा के यानी आंचलिकता की विधा जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको क्या किया है, ध्यान दिया है इस पर पूरी तरह से। यानी आंचलिकता वाले कवि ही कहलाते हैं ये। ठीक है, कलम के जादूगर फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कलम के जादूगर 1921 को बिहार प्रांत के अररिया जिले में हुआ। पार बीसगंज के औराही हिंगना गांव में हुआ। ठीक है, आंचलिकता विधा में क्या थे, कुशल थे। मेन बात ये हम ये कह सकते हैं कि आंचलिक विधा में इनको कुशलता हासिल। ठीक है, इनकी जो पहली रचना है रचना मैला आंचल, जिस पर तत्काल राष्ट्रपति वीवी गिरी ने आपको पद्मश्री सम्मानित किया, और
आपके मारे गए गुलफाम कहानी पर यानी कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी है इनकी मारे गए गुलफाम पर। आगे आपके परम मित्र थे, इतने वर्ष आपने 56 वर्ष की आयु में इतने इतने पटना में इस संसार से विदा ले ली। ठीक है। उपन्यास जुलूस दीर्घतपा कितने चौराहे मैलाचल परती परी कथा पलटू बाबू रोड संस्मरण इनके ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज इनका रिपोर्टाज कहानी संग्रह ठुमरी अग्निकोर आदिम रात्रि की महक एक श्रावणी दोपहरी की धूप पर अच्छे आदमी रेणु रेणु रचनावली 5 खंडों में है। इस प्रकार से इनका क्या है परिचय है। ये इनकी इन्हीं का है, ये रेणु जी का ही ये है। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं, शैली है मनोवैज्ञानिक शैली वर्णात्मक शैली रिपोर्टाज शैली भावात्मक शैली हास्य व्यंग्यात्मक शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है बच्चों, ये प्रसिद्ध कहानियां जैसे तबे एकला चलो रे थे संवदिया मारे गए गुलफाम। इसी पर एक फिल्म बनी है तीसरी कसम, जो हमने अभी पहले तीसरी कसम। ठीक है, कसम एक आदिम आदिम रात्रि की महक लाल पान की बेगम पंचलाइट पहलवान की ढोला। इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हुई। धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ और इस समय हुआ। अब ये बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में आपके बारे इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनकी रचनाएं देख लीजिए, उपन्यास कविता संग्रह कहानी संग्रह गीति नाट्य। ये इनका अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निबंध संग्रह एकांकी नाटक आलोचना, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हुई। और ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुनाहों का देवता ये। और ये कनुप्रिया इनका जो संग्रह है कविता संग्रह सात गीत वर्ष ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें भाषा आपका ये भाषा है, भाषा आपकी भाषा सरल सहज सजीव कली हुई है। शैली में इनकी क्या है विवेचनात्मक शैली भावात्मक शैली का इन्होंने यूज किया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमने इतना ही दिया है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसमें निबंध रह गया है और ध्वनि विस्तार हमने क्वेश्चन पेपर दे दिया है बच्चों। तो क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा सा लास्ट लास्ट में 2-4 क्वेश्चन जो बचे हुए उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने हमारे वीडियो को देखा, ध्यान से सुनिए समझिए इसको, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके लिए। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए बेटा। और पेपर में बहुत क्वेश्चन इसमें से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। हम ये बिल्कुल तरह से हम नहीं कह सकते, स्पष्ट नहीं कह सकते कि इसी से क्वेश्चन आएगा, पर ये पैटर्न में आएगा और इसमें से कई क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, है ना बच्चों। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए समझिए और जानिए, और आपने इसको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर भी करिएगा, जिससे कि आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं और भी बच्चे लाभान्वित हो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।